बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Dear students, I am Mudassar Ali Sharif, your chemistry teacher. Students, chemistry second year chapter number 1 और आज हम जिस periodic property को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो टाइटल में मौजूद दो टर्म्स हैं इनका मतलब क्या है। माय डियर स्टूडेंट, एक टर्म लिखी हुई है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का अगर मैं लफ्जी मतलब आपको बताऊं तो इसका मतलब है फ्लो ऑफ समथिंग थ्रू अ मटेरियल। किसी मटेरियल में से किसी चीज का फ्लो करना। और अगर मैं इस कंडक्टेंस को केमिस्ट्री की टर्म में लूं तो कंडक्टेंस का मतलब होगा फ्लो ऑफ समथिंग की जगह फ्लो ऑफ हीट और करंट थ्रू अ मटेरियल, मटेरियल की जगह कंडक्टर। तो अगर मैं केमिस्ट्री में कंडक्टेंस को लेता हूं तो मैं यूं डिफाइन कर सकता हूं, फ्लो ऑफ हीट और करंट थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। याद रखिएगा, हमारा टॉपिक सिर्फ कंडक्टेंस नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है और इलेक्ट्रिकल का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी करंट है। तो गोया आज के लेक्चर में हम जो कंडक्टेंस डिस्कस करेंगे वो कंडक्टेंस होगी करंट की, जिसे हमारी बुक पे टाइटल दिया गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। माय डियर स्टूडेंट, डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को, द ईज with which the electric current flows through the conductor। ई से मुराद है सलाहियत। ये वो सलाहियत है किसी कंडक्टर की जिसकी वजह से जिससे उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। और अगर मैथमेटिकली इसका फार्मूला लिखना चाहें तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बराबर है 1 over रेजिस्टेंस की। तो इस फार्मूला से आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का यूनिट भी ड्राइव कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट आप सबको पता है, आपने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है, तो फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का यूनिट क्या बनेगा, पर ओहम, या आप इसे सीमेन भी लिख सकते हैं कैपिटल एस से, और यही इसके एसआई यूनिट्स भी। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसी के पैरेलल मैं आपसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने लगा हूं जो कंडक्टेंस से रिलेटेड है, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के स्टूडेंट होने की हैसियत से तो आपको अच्छे से मालूम होगा इन दोनों में फर्क। मैं आपको फिर ये रिवाइज कर देता हूं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में फर्क है, गोया दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। ये पर यूनिट लेंथ में किसी कंडक्टर की क्या है, रेजिस्टेंस है। किसके लिए? फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर इसको मैथमेटिकली फार्मूले की शक्ल में लिखें तो ये जो सिग्मा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू 1 over रेजिस्टिविटी, और इसका यूनिट भी मैंने आपके सामने रख दिया जो कि बनता है ओहम पर मीटर या सीमेन पर मीटर। और याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यानी अगर आप किसी यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने उसकी लेंथ को, उसकी
उसके वॉल्यूम को मेंशन नहीं किया तो हम टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसी तरह से मैंने डिपेंडेंस लिख दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। गोया ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे के करीब हैं। एक चीज याद रख लीजिए, मैंने जानबूझ के आपके सामने जिक्र किया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। क्यों? क्योंकि अगर किसी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगी तो याद रखिएगा उस मटेरियल की, उस ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो गोया आज हमने अपने लेक्चर्स में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को डिटेल से डिस्कस करना है, लेकिन मैं एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी उन ऑब्जेक्ट्स की देता जाऊंगा ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो दोनों में मैंने आपको थोड़ा कंपैरिजन करवा दिया। अब आइए जरा डिटेल से बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। अब सबसे पहली बात यह है कि आपने कह दिया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करंट का फ्लो करना है। याद रखिएगा करंट दो वजह से फ्लो करता है, या इस तरह से कह लें कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है ये दो वजह से होती है। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा अगर कंडक्शन आयंस की वजह से हो तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो तो दैट इज कॉल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को डिटेल से डिस्कस करना है, उसमें हम कंडक्शन को, फ्लो ऑफ करंट को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिहाज से जो कंडक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं। ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि हमने आयंस की वजह से नहीं पढ़नी बल्कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पढ़नी। कुछ फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर, जो आपने केमिस्ट्री में भी फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा। इनमें फैक्टर है क्रिस्टल लैटिस ऑफ द कंडक्टर ऑब्जेक्ट, कि जिस ऑब्जेक्ट में से करंट पास कर रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है। माय डियर स्टूडेंट, इसमें तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इम्प्योरिटी। प्योर कंडक्टर है कि आपने उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, तो इम्प्योरिटी के ऐड करने की वजह से भी उसकी करंट को फ्लो करने की जो सलाहियत है वो इफेक्ट हो जाती है। बहरहाल ये तीन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब चूंकि मैंने हमसे डिसाइड कर लिया कि हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पढ़नी है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हमने पढ़नी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और मैंने आपको इसके फैक्टर्स भी बता दिए। जब मैंने आपसे कहा कि हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पढ़नी है, तो मैं अब ये बात कह सकता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट फैमिलियर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ये मोस्ट फैमिलियर प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द मोस्ट फैमिलियर प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल्स की। सर क्यों मेटल्स की मोस्ट फैमिलियर प्रॉपर्टी है? इसकी दो वजूहात हैं। एक है कि मेटल में क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में लूजली बाउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी बात उसकी ये है ईज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गोया ये बात अब एक और तय हो गई कि मेटल्स अगर अच्छी कंडक्टर हैं, या अगर कोई एलिमेंट आज के टॉपिक में ये क्लेम करता है कि वो अच्छा कंडक्टर है, तो उसको एक नहीं बल्कि दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेंगी। एक तो उसके पास लूजली बाउंड, फ्रीली मूव करने वाले क्या होने चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा उन इलेक्ट्रॉन्स की इजीली मूवमेंट होनी चाहिए, यानी उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा हो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या कर सकें, मूव कर सकें। अगर
फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, अगर उनको स्ट्रक्चर अलाउ नहीं करता कि वो मूव नहीं कर सकते तो याद रखिएगा उसकी कंडक्टेंस भी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो मेटल्स अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करती हैं, तो उसकी वजह ये है। आज के लेक्चर में मैंने लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ टोटल 6 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। इन पॉइंट्स को वन बाय वन हम देखते जाएंगे थ्रू द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि अगर कंडक्टिविटी हाई है तो कंडक्टेंस भी हाई होगी और यूं हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने डिस्कस करने लगा हूं कि याद रखिएगा द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स इन फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप जनरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यानी जो मेटल्स हैं खास तौर पर फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ये डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। और इनके इंक्रीज करने की वजह क्या है? हमने कहा कि मेटल अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रखती हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली मूव करते हैं। तो आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि डाउन द ग्रुप जाते हुए क्यों इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटेलिक करैक्टर के। जो एलिमेंट जितना ज्यादा मेटेलिक होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। और आपने ये भी पढ़ा है कि मेटेलिक करैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के। गोया जब आप किसी ग्रुप में मेटल्स के टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज के बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाता है, जिसकी वजह से मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज कर जाता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन इसमें एक और बात, ये तो जनरल ट्रेंड था, मैंने विद रीजन बता दिया, लेकिन याद रखिएगा कि however the trend is not free from the individual variation in the element। यानी जनरली तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इंडिविजुअल वेरिएशंस भी हैं। जैसा कि मैंने क्या किया, आपके सामने एक टेबल रखने की कोशिश की जिसके एक कॉलम में मैंने अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम को लिख दिया और दूसरे कॉलम में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिख दी, क्योंकि इसी से हमें आइडिया हो जाएगा कंडक्टिविटी पर यूनिट लेंथ है और जो कंडक्टेंस है ये किसी भी लेंथ की हो सकती है। अगर आप इस टेबल में गौर करें तो यकीनन आपको अंदाजा होता है कि लिथियम से सोडियम पर जाते हुए टॉप टू बॉटम वाकई ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, लेकिन जैसे ही आप सोडियम से ऑनवर्ड पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम की तरफ जाते हैं तो कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाती है। ये वही बात है जो पहले पॉइंट में लिखी है कि एक्सेप्शंस मौजूद। सर क्यों? क्या रुबिडियम, सीजियम अच्छी मेटल नहीं, बल्कि ये तो ज्यादा अच्छी मेटल है लिथियम और सोडियम से, तो फिर क्यों इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी वजह फिर वही है कि नो डाउट इनमें इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद होंगे, लेकिन इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन्हें अलाउ नहीं करता कि वो इजीली क्या कर सकें, फ्लो कर सकें। जब वो इजीली फ्लो नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि वो अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी शो नहीं करते। इसी में माय डियर स्टूडेंट एक सेकंड ए ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल की मिसाल ले लीजिए। अगेन मैंने आपके सामने एक तरफ अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम रख दी और दूसरी तरफ मैंने इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सीमेन पर मीटर रख दी। तो इसमें भी एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन की वजह यही है कि मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, फिर भी कंडक्शन शो नहीं कर रही, तो इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन्हें अलाउ नहीं करता। यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे करता चलूं माय डियर स्टूडेंट्स। हमने ये कह दिया कि मेटल अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की मालक हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सर आम हम घरों में भी तो मेटल्स, आयरन रॉड्स यूज करते हैं या आप वॉच, घड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी तो मेटल का इसका डायल बना हुआ होता है। तो सर हमें तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जब हम अपने रिस्ट में पहनते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमें करंट फील होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। माय डियर स्टूडेंट्स, क्यों नहीं होता? अगर आप अपनी घड़ी को ही गौर से देखें तो नो डाउट वाकई ही इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव हैं,
लेकिन जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव हैं, आपने एक्सटर्नल सर्किट अप्लाई नहीं किया हुआ, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन है। आप यूं समझ लीजिए कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट जाते हैं तो 10 ही लेफ्ट से क्या मूव करते हैं, राइट साइड पर मूव करते हैं। गोया ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल, और हमें करंट फील नहीं होता। लेकिन अगर इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो फिर इनको एक डायरेक्शन, एक फ्लो मिल जाती है। यानी अब जितने लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट थे, अब ऐसा नहीं होगा। बैटरी के अटैच करने से एक डायरेक्शन मिलती है और हमें फिर करंट का क्या होता है, एहसास। तो गोया अगर फ्री कोई रॉड पड़ा है, आपने बैटरी अटैच नहीं कही, तो करंट, इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी करंट फील नहीं होगा, क्योंकि जितने राइट से लेफ्ट उतने ही लेफ्ट से राइट आते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो ये गोया एक आपके इंटरेस्ट के लिए था। यहां पे हमारा एक पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पॉइंट याद रखिएगा कि कॉइनेज मेटल, जिसे आप इनर्ट मेटल भी बोलते हैं, जिसे आप करेंसी मेटल्स भी बोलते हैं, हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। कॉइनेज मेटल आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट बी ग्रुप है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। और मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए अगेन एक कॉलम में इनका लिख दिया, एलिमेंट लिख दिया, कॉइनेज मेटल लिख दी, और दूसरे कॉलम में इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ये तीनों मेटल्स की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और तीनों का आपस में कंपेयर करें, ये एमसीक्यू भी आपके पास, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी है, सिल्वर की। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए जरा थर्ड पॉइंट देखते हैं। याद रखिएगा कि नॉन मेटल्स स्पेशली ऑफ 6th A and 7th A ग्रुप्स हैव लो वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, सो दे कैन बी रिगार्डेड एज इंसुलेटर्स। यानी ये नॉन मेटल्स हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इतनी कम होती है कि हम इन्हें इंसुलेटर के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। मैंने आप, नॉन मेटल है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, तो मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए चंद एक 6th A और 7th A ग्रुप की नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रख दी, और आप देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, लो। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कि इन ट्रांजिशन सीरीज वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वेरी सो एब्रप्टली दैट वी कैन नॉट मेक एनी जनरल ट्रेंड। यानी मैंने ये कहा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जैसा कि आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो ब्लॉक शामिल हैं, एक डी और एफ। मैंने ये कहा कि इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू इतनी एब्रप्टली, बेतरतीबी से चेंज होती है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा हो रही है, कि हम कोई जनरल ट्रेंड नहीं बना सकते। यानी हम ये नहीं कह सकते कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है या डिक्रीज, या लेफ्ट राइट इंक्रीज करती है या डिक्रीज। नो जनरल ट्रेंड फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसा कि आपको मैं इसमें एक मिसाल के तौर पर देता हूं कि मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग एटॉमिक नंबर और वाई एक्सिस के अलोंग मैंने रिलेटिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ले ली फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द एलिमेंट। और ये आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर नंबर 1 में कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज अगर आप देखें तो मैं आपको चलें दिखा देता हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो कि स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और एंड होती है जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में जो कंडक्टिविटी है, रिलेटिव कंडक्टिविटी, वो स्कैंडियम से क्रोमियम तक इंक्रीज करती है। अब क्रोमियम से मैंगानीज पर ये कर्व नीचे जाने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर गई। मैंगानीज से कर्व फिर आयरन पर राइज करती है, फिर कोबाल्ट पर। अब मजीद ऊपर जाने की बजाय वो कर्व डाउनवर्ड निकल के लिए फॉल कर जाती है, और निकल से मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है किसकी, कॉपर की, और कॉपर से अगेन ये फॉल कर जाती है, यानी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है कहाँ तक, जिंक तक। तो गोया इस ग्राफ से ये बात वाकई सच साबित हो गई कि कोई भी जनरल ट्रेंड हम बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं वेरी कर रहा होगा, वो फैसिलिटेट नहीं कर रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकें, मूव कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ इसमें जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कार्बन।
याद रखिएगा, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज इंसुलेटर व्हाइल कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज कंडक्टर। हालांकि दोनों में ही कार्बन मौजूद है, दोनों ही कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स। फिर ऐसा क्यों होता है, आइए जरा वन बाय वन देखते हैं कि डायमंड इज इंसुलेटर। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इन डायमंड कार्बन इज sp3 hybridized and have each carbon have tetrahedral structure। sp3 hybridized है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, हर कार्बन मजीद 4 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड के जरिए से जुड़ा है एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर हाईली स्टेबल एंड लोकलाइज्ड। तो चूंकि सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हाईली स्टेबल हैं, ये लोकलाइज्ड हैं, ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते। जब ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते तो हम कहते हैं कि डायमंड एक इंसुलेटर। इसके बरक्स ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर। वजह क्या है कि इन ग्रेफाइट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और एक कार्बन मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। जो फोर्थ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल होता है, इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, पाई बॉन्डिंग करता है। अब आपको पता है कि पाई बॉन्ड वीकर है, पाई बॉन्डिंग करता है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स एंड पाई बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ग्रेफाइट में हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम होते हैं और इन रिंग्स के पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव, और हम कहते हैं कि ग्रेफाइट क्या बन जाता है, कंडक्टर, जबकि डायमंड इंसुलेटर। तो ये वजह है कि ग्रेफाइट एक कंडक्टर है और डायमंड क्या है, इंसुलेटर। आखिरी पॉइंट आज के टॉपिक का, याद रखिएगा कि एलिमेंट्स ऑफ 4th A ग्रुप, लोअर एलिमेंट्स ऑफ 4th A ग्रुप जैसा कि टिन एंड लेड हैव फेयरली हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनकी हाई वैल्यूज होती हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज की, इतनी हाई हैं कि देयर वैल्यूज आर कंपेरेबल टू देयर काउंटर पार्ट्स ऑफ द 1st A ग्रुप। पहले तो ये देख रहे हैं कि काउंटर पार्ट से क्या मुराद है। जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि 4th A ग्रुप में जो टिन है इसका काउंटर पार्ट 1st A ग्रुप में कौन सा है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जरा देखें कि जो 4th A ग्रुप में मौजूद टिन है, इसी के पीरियड में जो 1st A ग्रुप में मौजूद एलिमेंट है वो कौन सा है, रुबिडियम। इसी तरह जो 4th A ग्रुप में लेड है, इसी के पीरियड में मौजूद 1st A ग्रुप का एलिमेंट क्या है, सीजियम। तो गोया टिन का काउंटर पार्ट क्या है, रुबिडियम, और लेड का काउंटर पार्ट क्या है, सीजियम। मैंने कहा कि टिन और लेड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि ये कंपेरेबल हैं विद द सीजियम एंड रुबिडियम। क्यों ज्यादा है टिन और लेड की, इस वजह से क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या करती है, इंक्रीज। और मैंने इन चारों एलिमेंट्स की वैल्यू आपके सामने रख दी, तकरीबन एक दूसरे के साथ क्या है, ये कंपेरेबल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।